आज का हमारा पहला टॉपिक है आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर हमें एक डिमांड कर्व दे रखा है और डिमांड कर्व पे दो पॉइंट्स दे दिए हैं, तो हमें पॉइंट ए पॉइंट बी दे रखा है और बोला गया है कि आप इस आर्क पे, यानी पॉइंट ए और बी के बीच में जो आर्क नजर आ रहा है, आप इसके बीच में बताइए कि इलास्टिसिटी कितना है। तो अगर हमें ये जानना है तो हम क्या करते हैं, हम अपना फॉर्मूला क्या होता था नॉर्मली पॉइंट इलास्टिसिटी जानने का, क्या होता था, चेंज इन क्यू, चेंज इन पी इनटू प्राइस इन अपॉन क्वांटिटी हुआ करता था जब वो हम एक सर्टेन पॉइंट पे इलास्टिसिटी को निकालते थे। बट क्योंकि अभी हमें एक सर्टेन आर्क गिवन है और उस पे निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे P1 प्लस P2 दोनों रखते हैं, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 दोनों रखते हैं। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, तो वो यहाँ से आया है। ये चीज में तो कोई चेंज है ही नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली हम क्या करते हैं, जो P1 है P2 है, इसके मिड का वैल्यू लेंगे, मिड वैल्यू लेंगे। तो हमने क्या किया, P1 प्लस P2 अपॉन टू डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2 अपॉन टू। तो टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर फाइनली हमको ये फॉर्मूला मिलता है। तो ये हमारी आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है। यानी हमें अगर एक आर्क पे इलास्टिसिटी जानना है तो वो जानना भी पॉसिबल है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। ओके देन, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर हम दो गुड्स की बात कर रहे हैं तब ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। नहीं तो जनरली हम जब इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो सेम गुड का प्राइस और सेम गुड की क्वांटिटी उसको रखा जाता है। पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं जब वाई गुड है उसका प्राइस चेंज हुआ तो उसका क्या असर देखने में आया एक्स गुड के डिमांड पे। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। तो इसे बोला जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ प्राइस किसी और गुड का बदला है और उसकी वजह से डिमांड दूसरे गुड में उसमें चेंज आ गया है। तो अब इसका फॉर्मूला किस तरह से बनता है, क्वांटिटी हमने रखा है एक्स का, डिमांड क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं, क्वांटिटी रखा है एक्स का, दोनों तरफ तो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी एंड देन हियर क्वांटिटी वही एक्स का, और यहाँ पे हम प्राइस रख रहे हैं वाई गुड का। तो चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, और यहाँ पे हमने रखा प्राइस जो है वाई का था पहले। अब क्या हुआ, जब हम ये कैलकुलेट करें, सब कुछ हम वैल्यूज डाल दें और इसे कैलकुलेट करें, तो हमारा जो आंसर आता है, अगर वो आंसर वन से बड़ा आए, अगर आंसर वन से बड़ा आएगा तो हम बोलेंगे हमारा जो एक्स और वाई गुड है ये काफी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। ठीक है। अगर आंसर वन से कम आता है तो हम बोलते हैं पुअर सब्स्टिट्यूट्स हैं। अगर हमारे जो सब हम जो बात कर रहे हैं ये दोनों जो गुड्स हैं, अगर ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं तो हमारा आंसर इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी आएगा। और अगर ये दोनों गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो ऐसे केस में हम देखेंगे हमारा आंसर नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव से मतलब वैल्यू नेगेटिव नहीं, नेगेटिव से मतलब है कि अगर गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो क्या होगा। तो अगर y और x मान लो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हमने लिया पेट्रोल और गाड़ी साथ में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, तो जो गाड़ियों की डिमांड है वो कम हो गया। तो जब ऐसा होगा तो इस वजह से, क्योंकि इन दोनों में ऑपोजिट रिलेशन है, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन लग जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इसका वैल्यू नेगेटिव होता है, बट नेगेटिव डजंट मीन एक्चुअली वैल्यू जीरो से कम हो जाता है। इट इज जस्ट शोइंग कि वो दोनों गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। अब अगर हम देखना चाहें कि अगर हमें कोई डायग्राम गिवन है और हमसे पूछा जाए कि डिफरेंट पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी के बारे में हम क्या बता सकते हैं, तो हम देखते हैं कि मान लो अगर हमारे पास में डिमांड कर्व्स हैं, तो ये तीन डिमांड कर्व्स हमें गिवन है। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एक सर्टेन क्वांटिटी फिक्स मान लिया और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है डिमांड कर्व्स को अलग अलग पॉइंट पे काट रही है, तीन डिमांड कर्व्स है, तीनों को अलग अलग पॉइंट पे काट रही है। यहाँ पे ए, यहाँ बी, यहाँ सी, और प्राइस भी हम देख रहे हैं अलग अलग होता जा रहा है हर उस पे। तो अगर इसके बारे में हमें बताना पड़े कि ए बी सी जो है इस पे इलास्टिसिटी का क्या सीन होगा, कहाँ ज्यादा कहाँ कम, तो हम बोलते हैं कि जो पॉइंट ए है उस पे इलास्टिसिटी सबसे कम, बी पे उससे ज्यादा, सी पे सबसे ज्यादा। अब ये हम ऐसे ही बोल रहे हैं, पर अगर हम इसको समझना चाहें कि ऐसा क्यों है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, हमने एक तरीका सीखा था इलास्टिसिटी निकालने का। वो ये होता था कि अगर आपको एक डिमांड कर्व गिवन है और एक सर्टेन पॉइंट गिवन है,
आप उसकी इलास्टिसिटी को जज करना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट से नीचे जो पोर्शन है, यानी उसका लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय अपर पार्ट, ऐसा करके इलास्टिसिटी को जज कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ये ए पॉइंट है, इसका लोअर इतना नजर आ रहा है, ओके, अपर पोर्शन हमको इतना नजर आ रहा है, ठीक है। हम जब बी देख रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि बी का लोअर पोर्शन बड़ा है, बी का लोअर पोर्शन बड़ा दिख रहा है, और बी का अपर कंपैरेटिवली छोटा है। यानी अगर हमने बी पॉइंट उठाया इस डिमांड कर्व पे और देख रहे हैं बी के नीचे कितना पोर्शन हमें नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली ये बड़ा है, और इसके ऊपर जो है अपर पार्ट जो है वो छोटा है। सी पे देखेंगे तो ये जो डिफरेंस है और भी हमें प्रोमिनेंटली नजर आ रहा है। तो सी का जो लोअर पार्ट है, यानी लास्ट वाला जो डिमांड कर्व है, उस पे पॉइंट सी है, और इसके नीचे का अगर लोअर पार्ट देखोगे तो ये बहुत बड़ा है, अपर पार्ट छोटा है। तो हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर आपका रिड्यूस होता चला जा रहा है, तो डिनोमिनेटर जितना कम होगा उतना बड़ा इलास्टिसिटी है, क्योंकि इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारा, एक सर्टेन पॉइंट पे इलास्टिसिटी अगर आपको निकालना है तो हमने बोला लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय अपर पार्ट। तो हम देख रहे हैं कि हमारा लोअर पार्ट तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और अपर पार्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके अंदर। तो हम बोलते हैं इस वजह से जितना ऊपर जा रहे हैं, एक सर्टेन क्वांटिटी को फिक्स कर दिया गया है, और वो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिमांड को काट रहा है, डिमांड कर्व को। फिर अगर इलास्टिसिटी को जज करना हो तो हमने देखा सी पे सबसे ज़्यादा, बी पे उससे कम, और ए पे सबसे कम, ठीक है। तो ये याद भी रखा जा सकता है और लॉजिक भी लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है। दूसरी बात है कि अगर हमने ऐसा किया, हमें डिफरेंट डिमांड कर्व्स गिवन है, डिफरेंट डिमांड कर्व्स गिवन है, और हम क्या करते हैं, ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये इन डिमांड कर्व्स को किसी किसी पॉइंट पे काटेगा। तो हमने एक लाइन ड्रॉ किया ओ टी, और दूसरा ओ एम। तो ओ टी कहाँ कहाँ काट रहा है, एक्स वाई जेड। तो हम बोलते हैं ओरिजिन से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो जो डिमांड कर्व्स को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे काट रहा है, तो जिस जिस पॉइंट पे उस लाइन ने काटा उन सब पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी जो होगा प्राइस का बराबर होगा। यानी एक्स वाई जेड इन तीनों पे जो प्राइस इलास्टिसिटी है ऑफ डिमांड है वो बराबर होगा। उसी तरह से क्यू आर एस इस पे भी बराबर होगा। तो ये चीज देख ली हमने। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यानी किसी चीज, किसी इंसान की इनकम में जो बदलाव आया है, उसका क्या फर्क पड़ता है उसकी डिमांड पे, क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फर्क हमें देखने में आएगा। तो हमने बोला चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन इनकम, देन मल्टीप्लाई जो उसकी पुरानी इनकम थी और उस पे वो जो क्वांटिटी डिमांड कर रहा था। तो हम बोलते हैं ये जो आंसर आता है इनकम इलास्टिसिटी का, इट इज पॉजिटिव फॉर नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स के लिए ये पॉजिटिव रहता है, पर इन्फीरियर गुड्स के लिए ये नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि इन्फीरियर गुड के केस में क्या होता है, इन्फीरियर गुड के केस में जो आपका क्वांटिटी डिमांडेड है वो जो होता है और जो इनकम है उसमें हम देखते हैं इनवर्स रिलेशन है। तो उस इनवर्स रिलेशन की वजह से इनकम इलास्टिसिटी इन्फीरियर गुड्स का नेगेटिव होगा। यानी अगर कोई एक आदमी है उसकी इनकम बढ़ गई, तो उसकी इनकम बढ़ गई तो वो क्या करेगा, इन्फीरियर गुड्स को कम कंज्यूम करना शुरू कर देगा, उसे कम परचेज करेगा। तो क्योंकि इनकम बढ़ने पे आप कंजम्पशन कम कर रहे हो उस गुड का, और इनकम के कम होने पे ज़्यादा करोगे, तो हम बोलते हैं यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है। इस वजह से इन्फीरियर गुड का जो इनकम इलास्टिसिटी है उसका आंसर नेगेटिव आता है। बट नॉर्मल गुड के केस में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल गुड जब अपनी इनकम हमारी बढ़ती है, ज़्यादातर गुड नॉर्मल गुड वाला ही केस होता है। तो ज़्यादातर गुड्स एक्चुअली जब अपनी इनकम हमारी बढ़ती है तो हम उसका कंजम्पशन जो है या उसको ज़्यादा हम परचेज करना शुरू कर देते हैं। और अगर इनकम इलास्टिसिटी के बारे में और कुछ हम बोले डिफरेंट वैल्यूज पे क्या इसका मतलब होगा, तो इसका वैल्यू वन आएगा जब ऐसा होगा कि आपने जितना इनकम किसी इंसान का चेंज हुआ है, अगर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी उतने ही प्रोपोर्शन से बढ़ती है, तो हम बोलते हैं वो वाला केस है जब आपका इनकम इलास्टिसिटी जो है वन आएगा। जीरो तब आएगा जब किसी इंसान के इनकम में चेंज आया पर उसका क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसकी वजह से अनअफेक्टेड है, कोई फर्क नहीं पड़ा उस पर, तो हम बोलते हैं आंसर हमारा जीरो आएगा। ग्रेटर देन वन वाला केस वो होगा जब किसी इंसान की जितनी इनकम बढ़ी है उसके प्रपोर्शन में हम देखते हैं कि उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज्यादा बढ़ गया है, तो ग्रेटर देन वन वो वाला केस होगा। और लेस देन वन होगा जितना इनकम में बदलाव आया क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसके हिसाब से कम बढ़ा है या कम उसमें बदलाव आया है। तो ये सारे केसेस हैं। अब कैसे, कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी सामान के इलास्टिसिटी को अफेक्ट करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करेंगे।
तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी कि वो सामान है किस तरीके का। तो अगर हम हमारा जो सामान है वो अगर नेसेसिटी वाली चीज़ है तो वो बहुत कम इलास्टिक होने वाला है। और अगर वो नेसेसिटी नहीं है, वो कंफर्ट वाली चीज़ है, तो वो इलास्टिक होगा। लग्जरी वाली चीज़ है तो और भी ज़्यादा इलास्टिक होगा। तो ऐसा इस तरह से नेचर ऑफ कमोडिटी डिसाइड करेगा कि इलास्टिसिटी किस हिसाब का होगा। इसके बाद में है एग्जिस्टेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट। जो किसी सामान का इलास्टिसिटी है, प्राइस का इलास्टिसिटी है, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि उस सामान का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कि नहीं है। अगर जैसे हम चाय और कॉफ़ी वाला एग्जाम्पल लेते हैं और इसको सब्स्टिट्यूट कंसिडर करते हैं, तो हम बोलते हैं कि अगर क्या होगा, चाय का सब्स्टिट्यूट है अवेलेबल, तो उस केस में अगर चाय के प्राइस में चेंज आएगा, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने में हमको आ जाएगा। तो जिस सामान का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा, उसका प्राइस इलास्टिसिटी जो होगा वो ज़्यादा होगा, वो इलास्टिक होगा बेसिकली। और अगर किसी सामान का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो भी बहुत कम होगी। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा डेफर्ड कंजम्पशन। तो डेफर्ड कंजम्पशन का मतलब है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी सामान के कंजम्पशन को हम पोस्टपोन कर दें। अगर उसे पोस्टपोन करना पॉसिबल होगा तो उसका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो इलास्टिक होगा। अगर उसको तब के तभी कंज्यूम करना ज़रूरी है, हम पोस्टपोन नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे केस में हम देखेंगे कि उसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा वो इन इलास्टिक होगा, या हम बोलें उसकी इलास्टिसिटी जो है वो कम होगी। इसके बाद में है सेवरल यूजेस। सेवरल यूजेस का मतलब है अगर कोई एक ऐसा सामान है जिस सामान का सिर्फ एक यूज नहीं है, एक से ज्यादा यूज है। अगर एक से ज्यादा यूज है तो ऐसे केस में उस सामान के प्राइस में जब चेंज आता है तो उसकी जो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें ज्यादा चेंज हमें देखने में आएगा। क्योंकि मान लो अगर कोई एक सामान है, चना है, तो चने हैं उसका इस्तेमाल इंसान भी कर लेता है, घोड़े को भी खिलाने में यूज किया जाता है। अब क्या होगा, अगर चनों का प्राइस बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम कहीं एक जगह कंजम्पशन कम कर देंगे, घोड़ों के खाने में चने का क्वांटिटी कम कर देंगे। तो ऐसा कुछ कर दिया जाएगा। तो हम बोलते हैं अगर कोई एक ऐसा सामान है जिसके सेवरल यूजेस हैं, तो ऐसे केस में उसका इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, क्योंकि कुछ जगहों से उसका जो यूज है उसे कम करना पॉसिबल हो जाता है। तो ये चीज है। इसके बाद है इनकम ग्रुप। जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं हम बोलते हैं उनका जो डिमांड है वो इलास्टिक होता है एज कम्पेयर टू हाई इनकम ग्रुप। और लॉजिक ये है कि जो हाई इनकम ग्रुप है, जो काफी ज्यादा रिच लोग हैं, तो उनके केस में क्या होगा, उनको प्राइस से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है कि प्राइस कितना बढ़ गया, कि प्राइस के चेंज होने की वजह से उनके डिमांड में कोई मेजर डिफरेंस देखने में आएगा। इस वजह से वो लेस इलास्टिक है। और जो थोड़ा कम कमाते हैं, मिडिल क्लास है या गरीब है, ऐसा वाला केस है, तो उनके केस में अगर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो अपना जो है डिमांड है वो कम कर देंगे। तो ये चीज है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लेवल ऑफ प्राइस। तो लेवल ऑफ प्राइस का मतलब है जब प्राइस का लेवल किसी सामान का बहुत ज्यादा है तो उसका उस कमोडिटी का जो डिमांड होगा वो इलास्टिक होगा। और अगर किसी चीज कोई सामान है जिसका प्राइस ऑलरेडी बहुत कम है, तो ऐसे केस में उसका जो डिमांड होता है वो आ, कम इलास्टिक होगा, इतना ज्यादा इलास्टिक नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट। तो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट का मतलब है अगर एक आदमी है, वो किसी सर्टेन कमोडिटी पर बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करता था, ऐसा करता है, काफी ज्यादा पैसा खर्चा करता है, तो ऐसे केस में अगर उस सामान के प्राइस में चेंज आएगा तो हम देखेंगे कि डिमांड जो है वो काफी ज्यादा ऊपर नीचे कर सकेगा। तो ऐसा सामान जिस सामान पे ज्यादा इनकम का प्रोपोर्शन खर्च किया जाता है वो ज्यादा इलास्टिक होगा, बजाय कि ऐसा सामान जिसपे हम कम प्रोपोर्शन अपनी इनकम का खर्च करते हैं। और हमारा लास्ट हम देख रहे हैं वो है टाइम फैक्टर। तो टाइम फैक्टर है कि किसी सामान के लिए अगर शॉर्टर पीरियड अवेलेबल है, कि हमको शॉर्टर पीरियड के अंदर वो चीज़ चाहिए है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में उसकी इलास्टिसिटी जो होगी वो कम रहेगी, क्योंकि हमको चाहिए, प्राइस बहुत ज़्यादा हमारे उस डिसीजन को अफेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। पर अगर टाइम ज़्यादा है, लंबे पीरियड में कोई सामान हमें खरीदना है, तो ऐसे केस में उसकी इलास्टिसिटी हमें ज़्यादा देखने में आएगी। तो ये सारे रीजंस हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड को अफेक्ट करते हैं। और ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर हल्का सा देख सकते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जैसे हमने डिमांड के बारे में डिस्कस किया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब है किसी चीज़ का अगर जो प्राइस है उसमें चेंज आया, उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में क्या चेंज हमें देखने में आता है। सो दैट्स इट।